नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। न्यायपालिका के कार्य इस टॉपिक से पहले हमने न्यायपालिका के जो दो अंग थे, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये है सरकार का तीसरा अंग, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का जहाँ पर अर्थ आए कि कई बार जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, अनुचित तरीके से कार्य करने लग जाती है, संविधान के विरुद्ध कार्य करने लग जाती है, तो फिर ऐसे में हमारे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? तो इसकी ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसी संस्था हो कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो अनैतिक कार्य हैं उन पर रोक लगाई जा सके। तो ऐसे में फिर न्यायपालिका का उद्भव हुआ। ठीक है, तो न्यायपालिका के कार्य पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर हम। पहला कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका का पहला कार्य कौन सा है? कानूनों की व्याख्या करना। अब कोई भी कानून होता है, उसकी जो भाषा है वो इतनी स्पष्ट नहीं होती कि वो ठीक तरीके से उसको समझा जा सके। तो ऐसे में उसकी भाषा को लेकर के कई तरीके के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि उसका कि फिर क्या अर्थ लिया जाए। तो ऐसे में फिर इसकी उचित तरीके से व्याख्या की जाती है, और ये व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। न्यायपालिका कानूनों की आसान भाषा में, यानी कि उसको सरल भाषा में उसका स्पष्टीकरण देगा, ताकि कोई भी विवाद जो है वो उत्पन्न ना हो। यदि कोई कानून के पक्ष में कोई संदेहपूर्ण स्थिति हो जाती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, संदेहपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? कोई भी कानून है उसका स्पष्टीकरण देगी, यानी कि उसको आसान भाषा में स्पष्ट कर देगी कि इस प्रकार से इस कानून का ये अर्थ है। ठीक है, और फिर कार्यपालिका क्या करती है? कानून का क्षेत्र व्यापक बना देती है, बड़ा बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतना याद रखना है कि जो कानून होते हैं उनकी व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य है। कानून जो होते हैं उसकी भाषा स्पष्ट नहीं होती, इसलिए कई तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, और इन विवादों का निपटारा करने के लिए कानून की सही व्याख्या करना जरूरी है, और ये कौन करता है? न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट दूसरा है औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। न्यायपालिका के सामने एक ये और बड़ी परिस्थिति है कि कोई भी कानून कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विस्तृत क्यों ना हो, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम वर्तमान कानून के हिसाब से हम उसका निर्णय जो है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में फिर कई सिद्धांत न्यायपालिका प्रयोग करती है, जैसे विवेक, औचित्य और स्वाभाविका। ठीक है, तो ये सिद्धांत न्यायपालिका प्रयोग करती है, और फिर इसके आधार फिर नए कानून का निर्माण करती है। तो फिर नए कानून बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कई बार ऐसी, जैसे आज के समय में फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन भी, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो आज से अगर हम 20-25 साल पहले देखें तो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका के पास एक आधार होना चाहिए, न्याय करने के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए वो वैसे कानून नहीं बने थे। तो ज़रूरत के हिसाब से आज ऐसे कानूनों की हमें ज़रूरत है, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड जैसे काम नहीं हो। तो न्यायपालिका फिर उसी औचित्य के आधार पर क्या कर देती है? कानून का निर्माण कर देती है। जैसे ऑनलाइन ठगी से संबंधित आज के समय में बहुत सारे कानून आ चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन जैसे जो ठगी जैसे जो कार्य थे वो पहले नहीं होते थे। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा, अभियोगों का निर्णय। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा। अभियोग का मतलब क्या होता है? मुकदमा। अब कोई भी व्यक्ति है, अब उसका कोई ना कोई विवाद तो होता ही है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। स्वार्थों को लेकर के हो सकता है, या अपने निजी मामलों को लेकर के कोई ना कोई विवाद हो सकता है। अब जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को लेकर के कोई विवाद रहेगा, तो ऐसे में उन विवादों का निपटारा करना भी जरूरी है। अब कानून होना चाहिए उनके विवादों का निपटारा करने के लिए। अब न्यायपालिका क्या करेगी? उस कानून के आधार पर इनके विवादों का क्या करेगी? निपटारा करेगी, और उन विवादों पर अपना निर्णय देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यायपालिका मुकदमों का निर्णय करती है। कोई समस्या उनके सामने आती है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो कानून के आधार पर फिर उन विवादों का क्या करती है? निर्णय करती है, उनका समाधान करती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा। यहाँ पर स्वतंत्रता की रक्षा करती है और अधिकारों की रक्षा करती है। अब इसमें दो तरीके से समस्या उत्पन्न होती है।
व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार दो तरीके से खतरे में आ जाते हैं या उन पर खतरा मंडराता है। दो तरीके से, या तो अन्य व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता या अधिकार को खतरा पहुंचाएगा, या जो राज्य है वो उसकी स्वतंत्रता या अधिकार को खतरा पहुंचाएगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है, तो अब ये व्यक्ति कहाँ जाएगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है? तो इसके पास कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर वो न्याय मांग सके, न्याय की गुहार कर सके। तो ये वाला व्यक्ति क्या करेगा? न्यायालय में जाएगा और न्यायालय फिर इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट जो है घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, कई बार ये जो व्यवस्थापिका है ऐसे ऐसे कानून बना देती है जो अस्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट कानूनों का निर्माण कर देती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या करेगी? अपना घोषणात्मक निर्णय देगी, और हो सकता है कि वो इन अस्पष्ट कानूनों को क्या कर दे? समाप्त कर दे। ठीक है भी, ये ऐसे कानून हो सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे फिर ये जो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कानून है, न्यायपालिका उनको क्या कर देगी? समाप्त कर देगी, घोषणात्मक अपना निर्णय देगी। अगला है संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करना, ये न्यायपालिका का अगला कार्य है, संविधान की रक्षा करने का। देखो, जहां पर लोकतंत्र है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की रक्षा करना भी जरूरी है। अब व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, ये कई बार अपने तरीके से इस संविधान को बदलने की या इसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ही है जो इस संविधान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में इस संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा करने के लिए कौन है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य है संविधान की रक्षा करना, ताकि जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है वो क्या ना कर सके? अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना कर सके। ठीक है, यानी कि असंवैधानिक जो कानून है वो ना बना सके। ठीक है, संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उसको ना खत्म कर दे, ऐसी जो है कार्य ना करे। तो इसकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। ठीक है, फिर है परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श का मतलब होता है सलाह देना। अब जो न्यायपालिका है वो सलाह देने का काम भी करती है, परंतु सलाह तभी देगी जब सलाह मांगी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सलाह कौन मांगेगा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से सलाह मांग सकती है किसी कानून के बारे में या संविधान की व्याख्या के संबंध में। ठीक है, तो कोई भी परामर्श लेना हो तो कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से परामर्श मांग सकती है, सलाह मांग सकती है। परंतु ऐसे नहीं है कि न्यायपालिका उसको सलाह ही दे, जरूरी नहीं है। परंतु ऐसा होता है कि जब कार्यपालिका इससे सलाह मांगे ना, मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से सलाह मांगे, तभी न्यायपालिका इसको सलाह देती है, अन्यथा सलाह नहीं देती। ठीक है, फिर आता है विविध कार्य। और भी अन्य कार्य हैं, जैसे जो विदेशी होते हैं ना, विदेशी, उनको नागरिकता प्रदान करने संबंधी जो कार्य हैं, और इसके साथ साथ जो नागरिक विवाह से संबंधित जो स्वीकृति देनी हो, तो ऐसे कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हो गया न्यायपालिका के कार्य, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट अभी हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कानूनों की व्याख्या, और दूसरा है औचित्य के आधार पर कानून निर्माण, तीसरा है अभियोगों का निर्णय, चौथा है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, पांचवा है घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, छठा है संविधान की रक्षा, और सातवां है परामर्श संबंधी कार्य, और आठवां है विविध कार्य। अगला प्रश्न इसी में से ही बन जाएगा कि जो न्यायपालिका है इसकी स्वतंत्रता का क्या महत्व है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो इसका क्या महत्व है, और न्यायपालिका की हमें जरूरत क्यों है। तो एक पॉइंट टू पॉइंट सीधे से ही अपने याद रख सकते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु न्याय की कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे लोकतंत्र है, न्याय है, ठीक है, या संविधान है, और नागरिक है, नागरिक, और स्वतंत्रता है, समानता है। ऐसे जो शब्द हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहीं से पॉइंट बन जाएंगे, लोकतंत्र, न्याय, संविधान, नागरिक, समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं या टॉपिक बनने वाले हैं। ठीक, लोकतंत्र की रक्षा हेतु, पहला है लोकतंत्र की रक्षा हेतु। अब न्यायपालिका क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें किसकी रक्षा करनी है? लोकतंत्र की रक्षा करनी है।
लोकतंत्र जो है वो मर्यादित शासन व्यवस्था का नाम होता है, जिसके अंदर मर्यादा होती है। हर जो कर्मचारी है, हर व्यक्ति है, हर नेता है, वो एक मर्यादा के अंदर जो लोक भावना होती है उसका सम्मान करता है, और उनको मर्यादा में रखने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का काम होता है। और इसके साथ साथ लोकतंत्र जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता देता है, समानता का अधिकार देता है, उनकी रक्षा करना भी किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। तो कार्यों में भी इसको अपने लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो आवश्यकता है उस आवश्यकता में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि न्यायपालिका की हमें जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, इसलिए हमें न्यायपालिका चाहिए। अगला है संविधान की रक्षा हेतु। अब संविधान की रक्षा करने के लिए हमें न्यायपालिका चाहिए, क्योंकि संविधान की रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका का। और अब न्यायपालिका संविधान की रक्षा तभी कर सकती है जब वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, किसी का पक्ष नहीं ले, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं हो, ना तो व्यवस्थापिका का दबाव हो और ना ही कार्यपालिका का कोई दबाव हो, तभी जाकर के वो संविधान की रक्षा कर सकती है। तो दूसरी आवश्यकता संविधान की रक्षा हेतु। तीसरा है न्याय की रक्षा हेतु। न्याय की रक्षा हेतु, अब कानूनों की व्याख्या करनी है। जैसा हमने पिछले पॉइंट के अंदर, टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि कानूनों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, आसानी से समझ नहीं आती। परंतु जो न्यायपालिका है वो इसको आसान भाषा में इसको स्पष्ट करता है, कानूनों को उनकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऐसे में वो तभी ऐसा कर सकता है, कानूनों की स्पष्ट तरीके से व्याख्या तभी कर सकता है जब वो किसी के प्रभाव से क्या हो? मुक्त हो, किसी किसी का दबाव नहीं हो उस पे, ना ही वो किसी के नियंत्रण में हो। ठीक है, तो ऐसे में जो न्यायाधीश ऐसा निर्णय करने वाले हैं, ना ही उन पर कोई दबाव होना चाहिए, तभी वो न्याय की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, तो हमें क्या चाहिए? न्यायपालिका। तो लोकतंत्र है तो यहाँ पर नागरिकों के जो अधिकार होंगे उनकी रक्षा करना किसका काम है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका जरूरी है। ऐसे में कई बार ये होता है कि जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, ये नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है। कई बार मौलिक अधिकारों को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या करती है? इनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करेगी, नागरिकों की रक्षा करेगी। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु। नेक्स्ट है स्वतंत्रता व समानता हेतु। स्वतंत्रता और समानता, अब यहां पर दो शब्द हैं, स्वतंत्रता और एक है समानता। अब ये जो दो हैं हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, एक तरह से मौलिक अधिकार भी हैं। अब इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है न्यायपालिका हो, जो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यहां पर स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए न्यायपालिका जरूरी है। बिंदु वही रहेंगे, न्यायपालिका तभी रक्षा कर सकती है जब उस पर किसी का प्रेशर नहीं हो, किसी का नियंत्रण नहीं हो, जो डिसीजन लेने वाले जज हैं उन पर किसी तरह का कोई पारिवारिक या वेतन का या उनको हटाने का कोई दबाव नहीं हो, तब जाकर के वो स्वतंत्रता और समानता की रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसको बनाए रखने के क्या क्या उपाय हैं, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इसके क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। अब जो जज चुने जाते हैं, अब उनको कैसे चुना जाए, तो इसकी तीन तरह के तरीके बताए गए। पहला तरीका था कि जो न्यायालय के जो जज होते हैं उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? जनता के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा था व्यवस्थापिका के द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। और तीसरा तरीका इसमें आया कि जो कार्यपालिका है इसके द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। अब समस्या ये थी कि अगर अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के सदस्यों, या ये कहें कि जो न्यायाधीश है, जज हैं, उनकी यदि नियुक्ति करती है तो हो सकता है कि व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका पर इनका क्या हो जाए? दबाव हो जाए। और अभी हम पढ़ करके गए हैं, ये तभी स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकते हैं जब इन पर किसी भी तरीके का क्या नहीं हो? दबाव नहीं हो, तभी ये स्पष्ट तरीके से निर्णय दे सकते हैं। परंतु समस्या ये थी कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा इनका निर्वाचन किया जाए या कार्यपालिका द्वारा किया जाए तो फिर ये जज जो हैं या न्यायाधीश जो हैं वो व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के दबाव में आ सकते हैं। तो इसके लिए फिर एक तरीका निकाला कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, जनता के द्वारा की जाए। परंतु ये सबसे बेहतर है कि जो कार्यपालिका है ना, जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाए। ये अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है लंबी पदावधि। पदावधि का मतलब हो गया कार्यकाल। कार्यकाल कि जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अगर कम अवधि रहती है तो फिर वो अच्छे तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस पर निर्णय लेने के लिए उनके पास समय क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर लंबी अवधि रहती है तो फिर वो किसी भी समस्या का या विवाद का उचित तरीके से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पद की सुरक्षा। पद की सुरक्षा। अब मान लीजिए कि कोई न्यायाधीश है, अगर कोई निर्णय दे देता है तो उस पर भी तो दबाव रहता है ना, कार्यपालिका का दबाव रहेगा, डर रहेगा कि अगर मैंने किसी पार्टी के खिलाफ कोई निर्णय दे दिया तो फिर जो कार्यपालिका के सदस्य हैं या व्यवस्थापिका के सदस्य हैं मुझे अपने पद से हटा भी तो सकते हैं ना। तो ये अपने पद को लेकर के भी कोई निर्णय गलत दे सकता है अपने पद को बचाने के लिए। अगर संविधान इसके पद को सेफ कर देता है कि आप कोई भी डिसीजन दें, कोई भी निर्णय दें, आप स्वतंत्र हैं, आप पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है, तो ऐसे में कोई भी न्यायाधीश स्वतंत्र तरीके से अपना निर्णय दे सकता है। तो यहाँ पर पद की सुरक्षा कैसे, कि इनको हटाने की जो तरीका है इतना जटिल बना दो कि इसको पूरा ही नहीं किया जा सके। अब आप ये सोच के देखो कि आज तक भारत में न्यायपालिका के किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, तो आप ये सोच के देखो क्यों नहीं हटाया गया। हटाने के लिए प्रस्ताव भी तो आए थे ना, तो पारित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हटाने की जो प्रक्रिया थी वो काफी क्या थी, जटिल थी। अब न्यायाधीश है, कोई भी निर्णय देगा उसको डर ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्टी का मेंबर उसके खिलाफ होगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा, तो लगाओ जोर, आप हटा के दिखाओ हमें, क्योंकि प्रक्रिया ही क्या है, बहुत कठिन है। ठीक है। तो ऐसे में हटाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी कठिन बना दी ताकि जो है वो सेफ रहे, उसका पद जो है वो सुरक्षित रहे। न्यायाधीशों का वेतन। अब न्यायाधीश जो हैं उनका वेतन भी क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सही वेतन दिया जाना चाहिए। अगर कम वेतन दिया गया तो ऐसे में वो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, भ्रष्टाचार फैलाने लग जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए। तो क्या वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर उनको उचित वेतन मिल रहा है, उचित वेतन भत्ता मिल रहा है, तो ऐसे में वो अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएंगे। ठीक है। तो अगर वो कम वेतन होगा तो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ठीक है। अगर वेतन नहीं देंगे, सेवा भाव से उनसे काम करवाएंगे, तब भी वो पार्टी के हित में कोई डिसीजन दे सकते हैं। तो ऐसे में वेतन के का भी उन पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके वेतन में कटौती की जा सके। तो ये भी तो एक प्रावधान है ना कि वेतन अगर कम हो गया, मान लीजिए कि किसी जज ने कोई निर्णय दे दिया, उधर व्यवस्थापिका क्या कर दी है कि आपने हमारे खिलाफ डिसीजन दिया है, हम आपका वेतन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। उसका वेतन भी सेफ है और उसका पद भी सेफ है। हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, उसकी नियुक्ति के बाद वेतन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसके बाद न्यायाधीशों की योग्यता। अब न्यायाधीशों की योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किसको महत्व दे रहे हैं। क्या आप अनुभव को महत्व दे रहे हैं या आप आयु को महत्व दे रहे हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा का सदस्य बनने की या राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो आप ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे कि न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, ऐसा नहीं पढ़ोगे। यहाँ पर आप ये देखते हैं न्यूनतम आयु, और या फिर कौन सी आयु, अधिकतम आयु कितनी। और यहाँ पर बाकियों में, राष्ट्रपति वाले में, राज्यसभा वाले में या लोकसभा वाले में क्या पढ़ते हैं, न्यूनतम आयु, और यहाँ पर अधिकतम आयु। ऐसा ऐसा देखो अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अनुभव को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। आगे, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर निषेध, रोक। अवकाश प्राप्ति के बाद क्या नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब न्यायपालिका की वो फ्री रहे अपने डिसीजन देने के लिए, तो जरूरी है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। यानी कि दोनों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए।
हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद है 50। कौन सा अनुच्छेद है? 50 अनुच्छेद है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया, अलग अलग किया गया है। यानी कि दोनों को क्या कर दिया? 50 के अंदर अनुच्छेद अनुच्छेद 50 के अंदर दोनों को क्या कर दिया? 50-50 कर दिया, 50-50 कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपने पॉइंट हैं इससे संबंधित कि न्यायपालिका को हम किस प्रकार से स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं, उनकी नियुक्ति का जो तरीका है वो उचित तरीका होना चाहिए, लंबी पदावधि कार्यकाल होना चाहिए, पद की सुरक्षा होनी चाहिए, या उनका जो वेतन है वेतन से संबंधित भी सुरक्षा होनी चाहिए, योग्यता उनकी होनी चाहिए, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर रोक होनी चाहिए, और कार्यपालिका और न्यायपालिका इनका क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए। तो इससे संबंधित अब जो ये वाली यूनिट थी, इस यूनिट में हमने कार्यपालिका का कंप्लीट कर लिया, व्यवस्थापिका का कंप्लीट कर लिया, और अब न्यायपालिका का भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर आपके 3 प्रश्न रह रहे हैं। एक तो है प्रश्न वैश्वीकरण वाला, वैश्वीकरण का प्रश्न है, और एक प्रश्न है आपके सुशासन का सुशासन का प्रश्न है, और एक प्रश्न है आपके शक्ति पृथक्करण का शक्ति पृथक्करण का प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रश्न और हैं, वैश्वीकरण, सुशासन और शक्ति पृथक्करण। ये 3 पार्ट में हम ये क्वेश्चन कर लेंगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर। आप वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, इससे थोड़ा हौसला मिलता है हमें भी। आप जब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, जो व्यू टाइम हम यहाँ पर देखते हैं अभी कितना टाइम बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बीच में से आप चले जाना ये ठीक नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। जितना आप अध्ययन करते हैं तो आपके जब आप नंबर अपने देखोगे तो आपको खुशी होगी, अच्छे नंबर आएंगे आपके। जब आप ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट टू पॉइंट जब आप अध्ययन करेंगे, ये वाले पॉइंट हैं, काफ़ी मेहनत लगती है इन पॉइंटों को तैयार करने में कि कौन कौन सी सिलेक्टेड चीज़ें रखें हम। ठीक है, जब इन पॉइंटों को आप याद करते हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में भी आते हैं। ठीक है, और हम आपको अगले वीडियो के अंदर जो टेलीग्राम चैनल है वो सब कुछ आपको बता देंगे, या व्हाट्सएप चैनल जो है सभी बता देंगे आपको, ताकि जो टाइम पे आपको ये सारे जो वीडियो है ना, इनके जो आप ये PDF वगैरह हैं ये आपको मिल जाएं। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से अच्छा है ये जो पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं ना, इसी से ही लाइनें बन जाती हैं, तो आप यहाँ से सारे जो पॉइंट हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बेहतर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, और आगे से आगे आप बताइए किस प्रकार से ये जो वीडियो है हमारे लिए ज़रूरी है, लाभदायक है। आगे आप शेयर करो इनको, ठीक है, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी पढ़ सकें। धन्यवाद।